गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो सेशन में। तो बच्चों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि टेक्स्ट बुक समाप्त होने के उपरांत हमने व्याकरण खंड को प्रारंभ किया है। अब प्रत्येक दिन कुछ न कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन जो आपके लाइफ के लिए, आपके निकट भविष्य में जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए, आपकी जानकारी के लिए, ताकि इंग्लिश विषय पर आपकी पकड़ मजबूत बने और कहीं पर भी हम गलत न करें। हमारे जो कंसेप्ट हों, हमारी अवधारणाएं जो हों वो बिल्कुल क्लियर हों, इसके लिए ग्रामेटिकल पोर्शन बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं पुनः एक रिवीजन के तौर पर, जबकि ऑलरेडी पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस मतलब टेंसेस 12 टेंस होते हैं आपके, उनके विषय में पूरी जानकारी मैंने मैंने आपका टेंस लेकर के वीडियोस आपके पास भेजे हैं। पैसिव वॉइस का भी 4-5 वीडियो में मैटर आपके पास गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, पुनः एक अभ्यास के तौर पर, एक एक्सरसाइज के तौर पर, प्रैक्टिस के तौर पर पुनः आपके सामने इस पैसिव वॉइस का फुल ऑपरेशन करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर पुनः पैसिव वॉइस के विषय में कुछ बातें आपके पास रिवीजन के तौर पर रखने का प्रयास किया है इस वीडियो के माध्यम से। प्रारंभिक है ये, क्योंकि इसके बाद भी, क्योंकि एक वीडियो में आपके पैसिव वॉइस आने वाली नहीं है, उसके लिए 2-4 वीडियो का, 5 वीडियोस का इंतजार हमको करना पड़ेगा, तभी हम रिवीजन कर पाएंगे। तो रिवीजन के तौर पर चलिए प्रारंभ करता हूं मैं आपसे बात करना पैसिव वॉइस। तो एक नॉर्मल सी बात मैं पहले आपसे करूं कि हम अपने दैनिक जीवन में दोनों प्रकार से अपने भाव को व्यक्त करते हैं। एक तो कर्तृवाच्य के माध्यम से, जिसको एक्टिव वॉइस कहा जाता है, और एक पैसिव वॉइस के माध्यम से, जिसको हम कर्मवाच्य कहते हैं। देखिए, अगर हम एक सेंटेंस को एक फैमिली मान लें, एक परिवार मान लें, तो उसमें कर्ता, क्रिया, कर्म और भी अन्य अदर वर्ड्स के रूप में फैमिली मेंबर जो ग्रामर आपके अंग्रेजी ग्रामर के होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उस सबका समावेश कहीं ना कहीं, कुछ का समावेश, सबका तो नहीं हो पाता, लेकिन कुछ ना कुछ का समावेश रहता है। तो अगर हम ये जानते हैं बहुत भली भांति कि जब जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, अर्थात जब वर्ब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के आधार पर अपने आप को चेंज कर लेती है। अब ध्यान से इसको सुनेंगे आप ये, क्योंकि ये रिवीजन है आपका, इसके बाद अब पैसिव वॉइस की जानकारी आपको मिलने वाली नहीं है। इसलिए मेन टॉपिक्स को मैंने स्वयं सोचा है कि पुनः आपके सामने एक बार एक ऐसा कुछ माने नयापन लगे, आपको विशेष जानकारी मिले, आपकी रुचि बढ़े, ये मेरा उद्देश्य है। नहीं तो बार बार वीडियोस को बनाना, पहले बोर्ड पर घंटे भर मेहनत करना, फिर वीडियो में मेहनत करना, ये केवल मेहनत और केवल आप लोगों के लिए हो रही है, ताकि आपकी परिपक्वता स्पष्टता परिलक्षित हो आपके बोलने चाले में। आपकी परीक्षा हाल में जब आप कॉपी लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, तो उस समय भी जानकारी आपको होनी चाहिए और आप अच्छे से पेपर आप बनाएं अपना। तो मैंने ये बात आपके सामने रखी कि यदि हमसे कोई पूछे कि एक्टिव वॉइस अगर हम हिंदी में समझें, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, तो बहुत सरल सा उत्तर है कि जिस वाक्य में क्रिया, जिस वाक्य में वर्ब माने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के आधार पर अपने आप को चेंज कर लेती है, उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जिस सेंटेंस में वर्ब सब्जेक्ट का फॉलो नहीं करती, सब्जेक्ट के आधार पर अपने आप को नहीं चेंज करती, बल्कि ऑब्जेक्ट के आधार पर चेंज करती है, उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होती है और पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है। एक्टिव का मतलब यदि हम सामान्य अर्थ लें तो उसका मतलब होता है सक्रिय, और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। मतलब एक्टिव वॉइस में कर्ता सक्रिय रहता है, कर्ता कार्य करता है, काम को करने वाला कर्ता होता है, और पैसिव वॉइस में वही कर्ता जो एक्टिव वॉइस के अंतर्गत मुखिया के रूप में उपस्थित होता है, वर्ब उसका फॉलो करती है, वही पैसिव वॉइस में जाकर के निष्क्रिय हो जाता है और उसमें प्रधानता हो जाती है ऑब्जेक्ट की। मतलब ये नॉर्मल आपके जो नियम आपके थे, सामान्य नियम बताए जा चुके थे, मैंने पूरा लिख करके बोर्ड में आपको दिया है, बताया है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपसी चेंज होता है, परिवर्तन होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला जाता है। तो इतनी जानकारी आपको, प्रारंभिक जानकारी मैंने दी। अब इसके बाद इन वीडियोस के माध्यम से पैसिव वॉइस का जो मैंने
एक टॉपिक उठाया है रिवीजन के तौर पर। इसमें हम पढ़ेंगे टेंसों की, जितने भी टेंसेज आपके हैं उन टेंसों की पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। सेकंड नंबर है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से निर्मित सेंटेंसों की, वाक्यों की किस प्रकार से पैसिव वॉइस बनाएंगे। लेट से शुरू होने वाले बने वाक्यों की किस प्रकार बनेंगे। इंपरेटिव सेंटेंसेस की किस प्रकार से बनाएंगे और इन्फिनिटिव्स की किस प्रकार से बनाएंगे। ये 5 वीडियोज में आपको मिलने वाले हैं। पहले वीडियोज में मैंने प्रयास किया कि टेंस में सभी समाहित कर लूं, तो अगर कोई छूट गया होगा तो यहां पर मैंने एक टेबल बनाई है, उस टेबल को आप देख करके स्वयं अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि ये रिवीजन का वीडियो है। जितना डिटेल में देना था तो वो तो मैंने पहले ही 4-5 वीडियो में आपको उपलब्ध करा दिया है, उनको भी देखिए। मतलब जहां भी जैसा ज्ञान मिले, जब भी जैसे भी जिस स्थिति में हमको कोई ज्ञान मिलता है, हमको उस ज्ञान को एक्सेप्ट करना चाहिए और एक्सेप्ट करने के बाद उस पर विचार करिए, मंथन करिए कि क्या इस वीडियो में दी गई बात, इस वीडियो के माध्यम से जो हमको बात बताई जा रही है, क्या ये सही है, क्या ये ठीक ठाक है। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आपके बने हुए हैं, पूछ सकते हैं उसमें आप डाउट लगता है तो चलिए ये 5 टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहली बात तो टेंस जितने भी आपने पढ़े हैं एक्टिव वॉइस के अंतर्गत, उन सब की पैसिव वॉइस हम किस प्रकार से बनाएंगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से निर्मित वाक्यों की कैसे बनाएंगे। लेट से शुरू होने वाले वाक्यों को किस प्रकार से बनाएंगे। इंपरेटिव सेंटेंसेस जिसको आज्ञा सूचक या निवेदन सूचक वाक्य कहा जाता है, उनका कैसे बनाएंगे। इन्फिनिटिव के विषय में मैंने आपको बताया है कि 2+ वर्ब ये इन्फिनिटिव कहलाता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। कभी कभी विदाउट टू भी आपका वर्ब इन्फिनिटिव का काम करती है। तो इनके विषय में या इनसे निर्मित सेंटेंसेज की पैसिव वॉइस को पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव में हम कैसे बदलेंगे, इसके विषय में भी मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। बट किस प्रकार से, रिवीजन के तौर पर। बिल्कुल ये फ्रेश टॉपिक है ऐसा बिल्कुल मत मानिएगा, क्योंकि अब ये रिवीजन की कड़ी आपकी शुरू हो चुकी है। मुझे जहां लगेगा कि इस टॉपिक को आपको रिवीजन के तौर पर अवेलेबल कराना चाहिए, उपलब्ध कराना चाहिए, वहां मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन ये बहुत विनम्रता पूर्वक बोल रहा हूं कि यदि आपने वीडियोज को क्या नेगोशिएट किया, अवॉइड किया, तो आपको लाभ 0% भी होने वाला नहीं है। ये बिल्कुल सत्य बात है, ये ध्रुव सत्य है, ये अटल सत्य है, जिसको हम आप क्या कोई भी इसको नकार नहीं सकता। इसको आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा कि हाँ सही बात है ये। तो चलिए टेंसेज की बात करता हूं मैं आपसे आज इस वीडियो में, किस प्रकार से पैसिव बनाएंगे। तो यहां पर मैंने चार्ट बनाया है। तो पहले टेंस लिखा हुआ है, फिर एक्टिव वॉइस में कौन कौन सी सहायक क्रियाओं का प्रयोग होता है। तो कौन सी सहायक क्रियाओं का प्रयोग मतलब क्या, कि जैसे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप अफर्मेटिव बनाएंगे तो उसकी संरचना अलग होती है। लेकिन जब अफर्मेटिव से निगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव का निर्माण आप करते हैं वाक्य के रूप में, तो कौन कौन सी सहायक क्रियाओं का प्रयोग होता है, उनका उल्लेख, और पैसिव वॉइस में किन सहायक क्रिया का उल्लेख होता है या लिखते हैं, उनका उल्लेख मैंने इस चार्ट के माध्यम से किया है। देखिए टेंसेज में पूरे 12 टेंस आपके लिखे हुए हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। यहां पर ये आपका पास्ट लिखा गया है, इसको प्रेजेंट मानेंगे। ये जो है प्रेजेंट है आपका, ये पास्ट नहीं है आपका। ये इसको देखिए, ये है आपका प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है आपका, ये इसको आप प्रेजेंट मानिए, इसको PREST, ये ऐसा मानिए। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल पास्ट जिसको आप पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 12 टेंस एक्टिव वॉइस के अंतर्गत आपने पढ़े हैं। एक्टिव वॉइस के अंतर्गत 12 टेंस आपके होते हैं। प्रायः पुस्तकों में आपने देखा होगा, पुस्तकों में मतलब ग्रामर की बुकों में ये जानकारी आपको मिली होगी, लिखा भी रहता है। ग्रामर की बुक में पीछे आपका लंबा सा चार्ट भी चिपका रहता है। ये आपके पब्लिशर लोग जो भी आपके विभिन्न कंपनीज के उसका निर्माण करते हैं, बनाते हैं, राइटर्स उसको लिखते हैं, तो उसमें ये प्रायः लिखा हुआ मिलता है
कि 4 ऐसे आपके टेंस हैं जिनमें पैसिव वॉइस का निर्माण नहीं होता। तो अब ये बात सामने आती है कि इनका निर्माण मतलब एक्टिव से पैसिव इन 4 टेंसेज में हम क्यों नहीं बनाते, क्यों नहीं बन सकता। तो वो मैं जैसे ही आपको समझाऊंगा बताऊंगा मैं तो आपके सामने आएगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर मैं कह सकता हूँ बिल्कुल निश्चित रूप से कि फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो आपके 4 टेंस होते हैं इनमें पैसिव बनेगी, लेकिन कैसे बनती है? रेयर बनती है। रेयर मतलब बहुत कम, आंशिक रूप में। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन वाक्यों का बहुधा प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में नहीं होता, इसलिए ये रेयर के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनको रेयर कहा जाता है। और लिख दिया जाता है कि इन 4 वाक्यों का, ये 4 टेंसेज का कालों की पैसिव वॉइस नहीं बनती, ऐसा कहा जाता है। तो चलिए इस पर ज़्यादा छेद भेद न करते हुए जो मुझसे, जो मेरी समझ में आया वो मैंने आपके साथ यहाँ पर रखने का प्रयास किया, आपको शेयर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ मैं, उसको आप देखिए। आप स्वतंत्र हैं अपनी बात रखने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिंपल प्रेजेंट जिसमें पहचान अब क्या, इसमें फिर भी थोड़ा सा मैंने लिखा है ता, ती, ते, ता है, ती है, ते हैं। एक्टिव वॉइस के अंतर्गत आप अफर्मेटिव से नेगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, डू डस का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस में इज एम आर का प्रयोग होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा, रही, रहे ये आते हैं। एक्टिव वॉइस के अंतर्गत इज एम आर सहायक क्रियाओं का प्रयोग और पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ बीइंग का प्रयोग करते हैं बच्चों। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है, ये वाला है। हैज हैव का प्रयोग एक्टिव वॉइस में करते हैं। हैज बीन और हैव बीन मतलब हैज और हैव दोनों के साथ बीन का प्रयोग कर दें तो पैसिव वॉइस की सहायक क्रियाओं का निर्माण हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रहा है, रही है, रहे हैं ये सब रहता है। और आपने एक्टिव वॉइस के अंतर्गत सीखा है कि समय दिया रहता है। अब समय 2 प्रकार से दिया रहता है, या तो निश्चित समय होगा या अनिश्चित समय होगा। तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए का प्रयोग करते हैं। तो एक्टिव वॉइस के अंतर्गत आप क्या करते हैं? हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं, क्लियर। लेकिन जब आप पैसिव में आप बनाएंगे तो हैज बीन हैव बीन तो लिखेंगे, लेकिन साथ में बीइंग का प्रयोग होगा। हैज बीन और हैव बीन ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा हूं मैं, जिसका चार्ट में, जिसके व्याकरण की पुस्तकों में लिखा रहता है कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, क्रॉस किया रहता है, उसी को मैंने यहां पर लिखा है। हैज बीन हैव बीन के साथ बीइंग का प्रयोग करिए, कैसे पैसिव वॉइस नहीं बनेगा भाई? जब हमने अपने दैनिक जीवन में हम उस वाक्य को बोल सकते हैं तो हम लिख क्यों नहीं सकते हैं? जब हम बोल सकते हैं तो बोलना और लिखना हम क्यों नहीं लिख सकते? लेकिन ये भी मैंने लिखा है रेयर, ये आप ध्यान से देख लीजिए। रेयर, रेयर का मतलब बहुत कम, बहुत कम आंशिक रूप में आपको मिलेगा। और उसका एकमात्र कारण जो मैंने आपसे अभी चर्चा इसके पहले की कि हम दैनिक जीवन में उसका उपयोग बहुत कम करते हैं, इसलिए ऐसा शायद मिल जाता है पुस्तकों में कि इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। लेकिन आप अगर बनाना चाहें, वाक्य आपके सामने है तो आप बना सकते हैं। हैज बीन हैव बीन के साथ बीइंग का प्रयोग करके और वर्ब की थर्ड फॉर्म रख करके वाक्य को जोड़ दीजिए, कैसा नहीं बन जाएगा? चलिए, ये तो आपकी प्रेजेंट की बात हुई। सिंपल पास्ट में आ, ई, ए, था, थी, थे बहुत कम आता है। निगेटिव बनाने के लिए डिड का प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया का, और जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थे, रहे थे ये आता है, वाज वर्ब सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। और जब पैसिव वॉइस में आप प्रयोग करते हैं तो वाज वर्ब के साथ बीइंग का प्रयोग होता है, क्लियर। पास्ट परफेक्ट चुका था, चुकी थी, चुके थे, हैड का प्रयोग होगा एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में हैड के साथ बीन का प्रयोग होता है, सभी सब्जेक्ट के साथ में, कहीं कोई दो राय नहीं है। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसके विषय में कहा जाता है कि नहीं बनता, इसका भी बन सकता है। देख लीजिए, हैड बीन का प्रयोग आप करते हैं एक्टिव वॉइस में, लेकिन जब पैसिव वॉइस में आप बनाएंगे, आपको लगा नहीं कि हम बना लेंगे, तो बिल्कुल बनाइए। हैड बीन के साथ बीइंग का प्रयोग करिए, और इसके बाद फिर आप बाकी वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद सिंस या फार रखते हुए वाक्य को जोड़ दीजिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहा था, रही थे, रहे थे इत्यादि शब्द रहते हैं हिंदी वाक्यों में, और साथ में समय दिया रहता है। आप जब एक्टिव वॉइस में बनाते हैं वाक्य को निगेटिव में, तो हैड बीन का प्रयोग, ये सहायक क्रियाएं हैं। लेकिन जब पैसिव वॉइस में आप बदलेंगे तो हैड बीन के साथ बीइंग का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे आप।
सिंपल फ्यूचर में गागेगी, सहायक क्रिया विल, शैल मैंने यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आज वर्तमान में शैल का प्रयोग है ही नहीं, इसलिए हम शैल का प्रयोग नहीं करेंगे तो कोई क्या भूकंप आने वाला नहीं है, कोई अर्थक्वेक आने वाला नहीं है, इसलिए निश्चिंत रहिए और विल का प्रयोग करिए, सभी के साथ विल का प्रयोग करिए। सिंपल फ्यूचर गागेगी ये करेंगे एक्टिव वॉइस में, लेकिन जब पैसिव वॉइस में आप पहुंचेंगे तो विल बी का प्रयोग करते हैं। ठीक, फ्यूचर कंटिन्यूअस जिसको कहा जाता है कि इसका बनता ही नहीं है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, विल बी का प्रयोग करते हैं आप एक्टिव वॉइस में। और जब पैसिव वॉइस में आप जाएंगे तो विल बी के साथ बीइंग का प्रयोग आपको करना है, विल बी प्लस बीइंग। ये भी मैंने लिखा है रेयर, ये भी बहुत कम प्रयोग करते हैं, लेकिन आगे आप देखिएगा वाक्य मैंने बनाने का भी प्रयास किया है, बनाया भी है मैंने कि आप ऐसा बना सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, विल हैव का प्रयोग करते हैं। और जब पैसिव वॉइस में आप बनाते हैं तो विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और अंत में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसका रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं और समय दिया रहता है, इसके साथ एक्टिव वॉइस में विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब पैसिव वॉइस में निर्माण आप वाक्यों का करेंगे तो विल हैव बीन के साथ में बीइंग का प्रयोग करेंगे, और ये भी रेयर केस है। तो रेयर केस के अंतर्गत हो गया तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन इनका पैसिव वॉइस बनता है। इसलिए ऐसा मानना कि बनता ही नहीं है, ये गलत है, मेरे हिसाब से गलत है भाई। आप बना करके तो देखिए, बना के देखिए आपको कैसे वाक्य नहीं बनेगा भाई। जब हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं, तो हम लिख क्यों नहीं सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन वो रेयर इसलिए कहा गया क्योंकि हम उसका प्रयोग बहुधा बहुत कम रूप में रेयर में करते हैं, इसलिए ऐसा है। चलिए अब एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ये 14 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर रखे हैं और ये हर प्रकार के वाक्य मिलेंगे। मान लो कोई वाक्य छूटा होगा तो आप अपने से उसका अभ्यास कर सकते हैं, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। इसीलिए ये केवल क्या है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज मानिए, एक प्रैक्टिस टॉपिक मानिए जो पुनः मैंने आपके सामने लाने का प्रयास किया है, ताकि क्योंकि एक्टिव पैसिव ये तो जान होती है इंग्लिश व्याकरण की, इसके बाद आप नरेशन पढ़ेंगे उसका भी रिवीजन, तो जो हमारे पास समय बचा है हम रिवीजन करेंगे उसमें। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सभी को वीडियोस को देखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा कुछ। एग्जाम्पल देखिए, ही प्लेस फुटबॉल, ये कौन सा टेंस है आपका? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट है आपका। जिन हिंदी वाक्यों मतलब पहचान कैसे करेंगे, क्रिया में एस लगा है आपका, देख लीजिए, प्ले में एस लगा हुआ है, तो आप जानते हैं कि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होगा तो वर्ब में एस या ईएस लगेगा। किस में एस लगेगा, किस में ईएस लगेगा, ये नॉर्मल थिंकिंग है, ये सामान्य आपकी अवधारणा होनी चाहिए कि हम जान लें कि कहाँ एस लगेगा, कहाँ ईएस लगेगा। ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। इसका यदि हिंदी में हम पैसिव वॉइस बनाएं तो फुटबॉल उसके द्वारा खेली जाती है। तो क्या होता है पैसिव वॉइस में कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाइए, परिवर्तन कर दीजिए। तो यहां पर फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट है तो फुटबॉल को पहले आप लाएंगे, और चूंकि फुटबॉल भी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है इसलिए किस वर्ब का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का, इज का प्रयोग करेंगे। फुटबॉल इज क्या, प्लेड। अब ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे कि पैसिव वॉइस में जितने भी वाक्य बनेंगे, चाहे वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की हो, चाहे इंपरेटिव सेंटेंस की हो, चाहे लेट की हो, चाहे इन्फिनिटी की हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, आप उससे नहीं हट सकते। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग मस्ट है, उसको आप नहीं भूलेंगे। ही प्लेज फुटबॉल, तो क्या हो गया, फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि यहां पर अगर देखिए वाक्य में सब्जेक्ट दो प्रकार से आता है, दो रूपों में आता है, या तो नाउन के रूप में होगा या प्रोनाउन के रूप में होगा। तो जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो यदि नाउन की कंडीशन है तो नाउन उसी प्रकार रख देंगे। किसी का नाम है तो राम का राम लिखेंगे, सीता का सीता लिखेंगे, यही लिखेंगे, ठीक। लेकिन अगर वो प्रोनाउन के रूप में है तो उसका ऑब्जेक्टिव रूप आपके पास होना चाहिए। और ये मैं कई वीडियोज में, कई चैप्टर्स में कई बार बता चुका हूं कि इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन के 3 केसेज हमारे सामने आते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। वो है आपका सब्जेक्टिव केस, जिसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, और एक है पॉजेसिव केस। और प्रोनाउन है कितने,
आई, वी, यू, सी, इट, दे, यही तो प्रोनाउन है आपके। तो इनका एक चार्ट पहले भी मैंने भेज दिया है, उसको अच्छे से गौर करके देख लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो प्रोनाउन यदि आएगा आपके वाक्य में तो आपको उसको ऑब्जेक्टिव केस में बदलना पड़ेगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। फुटबॉल उसके द्वारा खेली जाती है। फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम, करेक्ट। दूसरा वाक्य देखिए, माने हर प्रकार से, ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर हम सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है, इसका नेगेटिव बना दीजिए, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल होगा। इसका प्रश्नवाचक बनाइए तो डज ही प्ले फुटबॉल होगा। इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाइए तो डज ही नॉट प्ले फुटबॉल। 4 प्रकार के वाक्य बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो चारों प्रकार से हमको पैसिव वॉइस का अभ्यास होना चाहिए। तो यहां पर मैंने काफी कुछ लेने का प्रयास किया है आपके अभ्यास के लिए। सी डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलती है। सी डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो नहीं क्रिकेट नहीं खेलती है। तो क्रिकेट उसके द्वारा नहीं खेली जाती है, बना लीजिए। क्रिकेट के साथ इसका प्रयोग होगा, नेगेटिव है तो नॉट तो लगेगा ही। क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाई हर, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। इसलिए बार बार आग्रह कर रहा हूं कि प्रोनाउन के जो आपके ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस होते हैं उनको भी अच्छे से ध्यान दे लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तो आप वॉइस की रिवीजन कर रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत है आपके अगर प्रोनाउन की, लेकिन जब नरेशन आप पढ़ेंगे तो आपको पॉजेसिव केस की जरूरत पड़ेगी। इसलिए सावधानी पूर्वक थोड़ा सा काम करिए भाई। सी डज नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाई हर। तीसरा वाक्य आपकी स्क्रीन में देखिए, डू आई कॉल यू। अब बताइए डू आई कॉल यू का मतलब क्या हुआ भाई? एक सामान्य सा वाक्य है, ठीक। आई कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करता हूं, मैं तुम्हें कॉल करता हूं, ठीक। आई डू नॉट कॉल यू, नेगेटिव बन गया। डू आई कॉल यू, डू आई नॉट कॉल यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या मैं आपको कॉल करता हूं, क्या मैं आपको कॉल करता हूं, ठीक। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट खोजिए। तो ऑब्जेक्ट कौन है इसमें? मैं किसको कॉल करता हूं? तुमको, आपको। तो यू यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है। अब चूंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है तो हम सहायक क्रिया पैसिव वॉइस की खोजेंगे इज एम आर में से। तो चूंकि यू के लिए आर का प्रयोग होता है, ठीक, यू के लिए आर का प्रयोग, तो आर यू कॉल्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, आर यू कॉल्ड बाई मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो आर यू कॉल्ड बाई मी, करेक्ट। फोर्थ, रेखा वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है आपका। रेखा क्या गीत गा रही थी, रेखा एक गीत गा रही थी, गाना गा रही थी, ठीक। तो गाना रेखा के द्वारा गाया जा रहा था। तो अ सॉन्ग वाज, यहां पर अभी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात थी, अब आपका पास्ट की बात आई तो वाज वर्ग का प्रयोग करना पड़ेगा। अ सॉन्ग सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो वाज का प्रयोग करिए। अ सॉन्ग वाज बीइंग संग बाई रेखा। अ सॉन्ग वाज बीइंग का प्रयोग करते हैं कंटिन्यूअस में, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग का प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया के बाद। अ सॉन्ग वाज बीइंग संग बाई रेखा, करेक्ट। 5वां नंबर देखिए, दे विल इन्फॉर्म यू अबाउट इट। दे विल इन्फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट, दे विल इन्फॉर्म, वे इन्फॉर्म करेंगे, सूचना देंगे, यू तुमको, अबाउट इट, इसके बारे में, ठीक। तो किसको सूचना देंगे? ऑब्जेक्ट क्या है? यू है आपका, तो यू को पहले ले आइए। तो यू विल बी, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट का जब एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं तो विल के बाद बी का प्रयोग करना पड़ेगा। विल के बाद बी का प्रयोग करेंगे। तो यू विल बी इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म माने सूचना देना, थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड होगा। तो यू विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, इस बारे में, बाय देम। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। नंबर 6वां देखिए, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, ठीक। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, ये देखिए, ये यहां है वाक्य आपका, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। अब ये कौन सा, किस टेंस का वाक्य है? तो हैज हैव का प्रयोग वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है आपका, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये आपका होता है आपका। तो मैं इस मूवी को देख चुका हूं, ये है आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, मैं इस मूवी को देख चुका हूं, यह मूवी मेरे द्वारा देखी जा चुकी है, ये है। और क्या है? तो बहुत मजे से बनाइए ना, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, समझिए।
आई हैव वॉच, देखिए पैसिव वॉइस हमको तभी बनेगी जब हम एक्टिव वॉइस के विषय में अच्छी जानकारी हमारी होगी तब। यदि एक्टिव वॉइस नहीं बना तो पैसिव कहाँ से बन जाएगा। आई हैव वॉच दिस मूवी, मैं इस मूवी को देख चुका हूँ, यह मूवी मेरे द्वारा देखी जा चुकी है। तो हमें भली प्रकार मालूम है, चार्ट के माध्यम से मैंने बताया कि हैज हैव का जो आप प्रयोग करते हैं, सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, अब प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें आप देखेंगे ध्यान से परफेक्ट में बीन का प्रयोग करते हैं बच्चों, पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, मैं इस मूवी को देख चुका हूं। दिस मूवी हैज बीन वॉच्ड, देखिए दिस मूवी ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। दिस मूवी क्या देखी जा चुकी है, तो मूवी देखी जा चुकी है, ये मूवी। दिस मूवी हैज बीन, मूवी के साथ हैज का प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग नहीं होगा। दिस मूवी हैज बीन वॉच्ड बाय मी। अगला देखिए, व्हाई डिड ही कॉल यू, अब ये देखिए व्हाई, ये WH फैमिली है आपकी और डिड लग गया मतलब पास्ट इंडेफिनिट। व्हाई डिड ही कॉल यू, ठीक, माने उसने, ही माने उसने आपको क्यों कॉल किया। व्हाई डिड ही कॉल यू, उसने आपको क्यों कॉल किया, उसने आपको क्यों फोन लगाया, क्यों बात की आपसे, क्यों बुलाया आपको। कॉल माने पुकारना, बुलाना, कॉल करना, ये होता है आपका जिसको कहते हैं। तो WH फैमिली है। जैसे एक चीज ध्यान रखेंगे, जिन वाक्यों में WH फैमिली यदि आती है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसको वहीं का वहीं आप रख देंगे, उसका कोई टेंशन नहीं पालेंगे आप कि आ गया हम तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं पर रहने दीजिए उसको। अब बाकी आप प्रश्नवाचक वाक्य बनाइए उसको। व्हाई डिड ही कॉल यू, तो व्हाई ज्यों का त्यों रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट की बात है तो वाज वर का प्रयोग होगा, है ना। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाई डिड ही कॉल यू, ठीक, इसमें ऑब्जेक्ट यू है आपका, यू के लिए वर का प्रयोग होता है। तो व्हाई पहले WH फैमिली रखेंगे, फिर वर का प्रयोग करेंगे सहायक क्रिया का, क्योंकि आप जानते हैं प्रश्नवाचक वाक्य है। तो व्हाई वर, ये देखिए व्हाई के बाद वर का प्रयोग, फिर यू और कॉल्ड बाय हिम, वर्ब का थर्ड फॉर्म। व्हाई वर यू कॉल्ड बाय हिम। 8वां नंबर, हाउ मच डज ही लव हिज ब्रदर, फिर WH फैमिली वही आपका। इस देखिए हाउ मच माने कितना, हाउ मच माने कितना, और डज ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया आपका। ही लव हिज ब्रदर मतलब वो अपने भाई को कितना प्यार करता है। हाउ मच डज ही लव हिज ब्रदर, वो अपने भाई को कितना प्यार करता है। तो ये जो हाउ मच है इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको ज्यों का त्यों रख दीजिए। तो हाउ मच इज का प्रयोग करेंगे, इसमें ध्यान रखेंगे, इज MR पैसिव वॉइस में बता चुका हूं मैं। तो हाउ मच इज हिज ब्रदर, ठीक है। इसके बाद लव का थर्ड फॉर्म लव्ड होता है और बाई के द्वारा हिम को जोड़ दीजिए, ही का हिम हो जाएगा। हाउ मच हिज ब्रदर लव्ड बाई हिम। अगला देखिए, रजनी विल हैव मेट, रजनी विल हैव, ये देखिए विल के साथ हैव का प्रयोग आ गया। तो ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है आपका, शैल हैव विल हैव का प्रयोग करते हैं। तो विल हैव की बात यहां पर है आपका, है ना, मिल चुकी होगी, ठीक। रश्मि बाय द इवनिंग मतलब शाम के समय में, रजनी रश्मि से शाम के समय मिल चुकी होगी, ये है इसका भाव, इसका अर्थ है आपका। अब इसमें कौन मिल चुकी होगी, रश्मि मिल चुकी होगी। तो रश्मि आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसको उठा करके सब्जेक्ट बना दीजिए। तो रश्मि के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल हैव का प्रयोग करेंगे और बीन लगेगा इसमें। रश्मि विल हैव बीन, देखिए रश्मि विल हैव बीन मेट, मीट मेट मेट, ठीक। बाई द इवनिंग बाई रजनी, बाई द इवनिंग मतलब शाम के समय, और फिर बाई का प्रयोग करेंगे किसके द्वारा, तो रजनी के द्वारा। रश्मि विल हैव बीन मेट बाई द इवनिंग बाई रजनी। नेक्स्ट, आई डिड नॉट डू इट, मैंने इसको नहीं किया, यह आपका पास्ट इंडेफिनिट है। आई डिड नॉट डू इट, मैंने इसको नहीं किया। ट्रस्ट मी, विश्वास करो मेरा। मान लीजिए कोई काम बिगड़ गया और किसी ने कहा कि इस काम को तुमने किया है, तो मैंने कहा क्या, आई डिड नॉट डू इट, मैंने इसको नहीं किया भाई, ट्रस्ट मी, विश्वास करो मेरा। अब इसको आपको बनाना है पैसिव वॉइस में, तो यहां पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो मैंने इसको नहीं किया, किसको,
इसको, तो ये यहां पर आपका और सब्जेक्ट के रूप में आएगा, आपका उपस्थित होगा। तो इसको आप इट से शुरू करिए और जानते हैं कि सहायक क्रिया वाज वर्ग का प्रयोग करना पड़ेगा, तो इट के साथ वाज का प्रयोग होता है। नेगेटिव है तो नॉट तो लगेगा ही, तो ये हो जाएगा इट वाज नॉट। अब डू का थर्ड फॉर्म डन होता है, डू डिड डन। इट वाज नॉट डन बाई मी, ट्रस्ट मी, ज्यों का त्यों रख देंगे, ये मेरे द्वारा नहीं किया गया, विश्वास करो मेरा, मुझ पर विश्वास करो, मैंने इसको नहीं किया भाई। इट वॉज नॉट डन बाई मी, ट्रस्ट मी, ये आपका वाक्य हो गया। अब ये जो 11, 12, 13, 14, ये जो 11, 12, 13 और 14 नंबर के जो आपके वाक्य हैं, इनको मैंने उन वाक्यों पर बनाए हैं जिनको ऐसा कहा जाता है कि इनका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। आप गौर से देखिए, है ना, और समझने का प्रयास करिए। ठीक है, पुस्तकों में लिखा हुआ है, लेकिन हम अपने भाव को यदि व्यक्त कर सकते हैं तो हम उसको रिटेल के रूप में भी ला सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हुए। चलिए 11 नंबर शुरू करते हैं। आई हैव बीन आस्किंग यू सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। आई हैव बीन आस्किंग यू, मैं आपको पूछ रहा हूं, कब से? सिंस मॉर्निंग, सुबह से, मैं आपके बारे में सुबह से पूछ रहा हूं, है ना। तुम जो है माने क्या, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका ऑब्जेक्ट कौन है, तो यू, तुम्हारे बारे में, तुम, तुम्हारे बारे में, तुम है तुम्हारे विषय में, तो यू के साथ भी हैव का प्रयोग होता है। तो यू हैव बीन बीइंग, इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है किसका प्रयोग हम करते हैं, बीन के बाद बीइंग का प्रयोग एकदम कंपलसरी है, उसको आप नहीं भूल सकते, उसको भूल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये यहाँ बीन है आपका, ये इसको ध्यान से देख लेंगे, BEEN बीन, तो ये हो जाएगा आपका यू हैव बीन बीइंग, बीन के बाद बीइंग का प्रयोग आप कर सकते हैं। एक ऑप्शन इसका और है आपका, यदि आप यहाँ पर बीइंग का प्रयोग नहीं करना चाहते तो गेटिंग का प्रयोग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गेटिंग भी इसमें बिल्कुल सक्सेस है, गेटिंग का प्रयोग कर सकते हैं। यू हैव बीन गेटिंग आस्क्ड, लीजिए, बीइंग का नहीं करना तो गेटिंग का कर दीजिए, लेकिन ये भी सही है आपका। आई हैव बीन आस्किंग यू सिंस मॉर्निंग, तो यू हैव बीन बीइंग आस्क्ड, आस्क का थर्ड जो आपका फॉर्म होता है वो आस्क्ड होता है। यू हैव बीन बीइंग आस्क्ड बाय मी, मेरे द्वारा, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। अब मॉर्निंग के साथ हमने सिंस का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक्टिव वॉइस पढ़ाते समय, टेंसेज पढ़ाते समय, कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। मॉर्निंग, इवनिंग, दोपहर, सुबह, शाम, ये सब निश्चित होते हैं। 2003 से, 1957 से, सोमवार से, मंगलवार से, है ना, ये सब निश्चित है। लेकिन जिसके विषय में कुछ पता ही ना हो, 15 वर्षों से, कौन से 15 वर्ष भाई, हमको नहीं मालूम है, तो फार का प्रयोग करिए ना, क्या दिक्कत है। आई हैव बीन आस्किंग यू सिंस मॉर्निंग, इसका पैसिव वॉइस आपका होगा यू हैव बीन बीइंग आस्क्ड बाय मी सिंस मॉर्निंग। अगला देखिए, ही विल बी ओपनिंग द डोर एट दैट मोमेंट। अब इसका अर्थ क्या हुआ, ही विल बी ओपनिंग, ठीक है, ये आपका क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, ध्यान से देखेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस की संरचना आप ध्यान करिए तो एक्टिव वॉइस की, सब्जेक्ट के बाद आप क्या, विल बी का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब में आईएनजी करते हैं, और इसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स रखते हैं। तो ही विल बी ओपनिंग द डोर, वो दरवाजा खोल रहा होगा, कब, एट दैट मोमेंट, उस क्षण, एट दैट मोमेंट, उस पर्टिकुलर, उस क्षण के विषय में कहा गया है। ही विल बी ओपनिंग द डोर एट दैट मोमेंट। तो यहां पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है आपका, तो ऑब्जेक्ट तो क्लियर है, द डोर है आपका दरवाजा, उसको ले आइए, है ना। तो देखिए ये द डोर विल बी, और बीइंग का प्रयोग होता है कंटिन्यूअस में, आपने जाना है ये प्रेजेंट और पास्ट में। तो डोर विल बी बीइंग ओपेंड, ओपन का थर्ड फॉर्म ओपेंड, एट दैट मोमेंट बाय हिम, ही को हिम में चेंज कर देंगे, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, क्लियर, ठीक। ही विल बी ओपनिंग द डोर एट दैट मोमेंट, तो द डोर विल बी बीइंग ओपेंड एट दैट मोमेंट बाय हिम। नंबर 13, शी हैड बीन रीडिंग दैट नॉवेल फॉर मंथ्स, शी हैड बीन रीडिंग, ये देखिए, अब ये है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य, देख लीजिए ध्यान से। शी हैड बीन रीडिंग
मतलब क्या पढ़ रही, आपका चुकी थी, चुका था, चुके थे, ये है आपका पास्ट की है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। शी हैड बीन रीडिंग दैट नॉवेल, उस नॉवेल को, उस उपन्यास को फॉर मंथ, महीनों से पढ़ रही थी, ये है। तो अब इसमें भी वही काम करना है आपको। हैड बीन का प्रयोग तो करेंगे ही, साथ में बीइंग का प्रयोग कर दीजिए। हैड बीन का प्रयोग तो करना ही है, ठीक, उसके साथ बीइंग का प्रयोग कर दीजिए, विवर्ब का थर्ड फॉर्म, और बाकी का वाक्य पूरा जोड़ दीजिए। शी हैड बीन रीडिंग दैट नॉवेल फॉर मंथ्स, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो दैट नॉवेल, केवल नॉवेल नहीं लेंगे, नॉवेल के साथ में और भी जो शब्द रहते हैं उनको भी पूरा का पूरा आपको वाक्य माने ऑब्जेक्ट उठाना पड़ेगा, सब्जेक्ट की जगह लाना पड़ेगा। शी हैड बीन रीडिंग दैट नॉवेल फॉर मंथ्स, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा दैट नॉवेल। दैट नॉवेल हैड बीन, ये तो कंपलसरी है सभी सब्जेक्ट के साथ में, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो। दैट नॉवेल हैड बीन, बीइंग का प्रयोग करिए। फिर क्रिया की तीसरी अवस्था रेड होगी बाई हर, सी का हर करेंगे और फॉर मंथ्स ज्यों का त्यों रहेगा। फॉर मंथ्स मतलब महीनों से। और अंतिम वाक्य आपका है ही विल हैव, ये परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य मैंने बनाने का प्रयास किया। ही विल हैव बीन वाचिंग कार्टून्स, मतलब क्या हुआ, वह कार्टून्स देख रहा होगा सिंस मॉर्निंग, सुबह से, व्हेन यू रीच देयर। अब एक यहाँ पर डाउट आप अपना क्लियर कर सकते हैं। डाउट आपको लग सकता है कि मैंने अंत में व्हेन यू रीच देयर क्यों किया, व्हेन यू विल रीच देयर क्यों नहीं किया। एक चीज बता दूं आपको, यदि प्रारंभ के वाक्य में फ्यूचर की पूरी बात बताई जा रही है तो अंत में जो आपका क्लॉज आता है, चाहे वो व्हेन पर से आए चाहे इफ वाला आए, उसमें शैल विल लगाने का या विल लगाने का कोई जरूरत नहीं होती है। क्यों, ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है, इसलिए विल लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो मतलब वाक्य का अर्थ क्या हुआ, ही विल हैव बीन वाचिंग कार्टून सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से कार्टून देख रहा होगा, व्हेन यू रीच देयर, जब तुम वहां पहुंचोगे। जब रीच माने पहुंचना, जब तुम वहां पहुंचोगे तो वो सुबह से कार्टून देख रहा होगा, ये है। तो अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो कार्टून है। कार्टून को शुरू में लाइए, कार्टून्स, ये देखिए कार्टून्स विल हैव बीन, ये यहां तक आ गए, फिर बीइंग का प्रयोग कर दीजिए। कार्टून्स विल हैव बीन बीइंग, वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड, बाई हिम, ही का हिम हो गया, सिंस मॉर्निंग ज्यों कहते हो, और व्हेन यू रीच देयर, इसको भी परिवर्तन कुछ नहीं करना है आपको, ज्यों कहते हो उतार देना है। ही विल हैव बीन वॉचिंग कार्टून सिंस मॉर्निंग व्हेन यू रीच देयर, तो इसका पैसिव वॉइस आपका बन गया कार्टून्स विल हैव बीन बीइंग, कार्टून्स विल हैव बीन बीइंग रीच watched by him since morning when you reach there। तो ये यहाँ पर 14 आपके सेंटेंसेज के माध्यम से देख लीजिए, पुनः आपको दिखा रहा हूं मैं 14 सेंटेंस आपके यहाँ पर मैंने परिवर्तन करके पैसिव वॉइस में आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। इनको पुनः एक लाइन से मैं दिखा रहा हूं, मैं देख लीजिए, ये सब नोट डाउन वाले हैं आपके, नोट डाउन करेंगे तुरंत, ये आपके सब काम आने वाले हैं। ये देखिए, ये पूरा आपका ये 14 तक हो गया आपका, क्लियर। ये पूरा पुनः एक बार दिखा देता हूं मैं। इधर पोर्शन में देखिए, ये टाइटल आपका पैसिव वॉइस रिवीजन वाला है, जिसमें हम 5 टॉपिक मैंने 5 रेफरेंसेज में पढ़ेंगे। पहली बार टेंस जो मैंने अभी समाप्त कर दिया, इसके बाद अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का उपयोग करके, जिसमें उपयोग होता है उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, लेट का कैसे बनाते हैं, इंपरेटिव का और इन्फिनिटिव का, सब सेपरेट वीडियो आपके पास जाएंगे। और ये चार्ट आपको दिखा देता हूं मैं, इस चार्ट को आप देख लीजिए। सबसे पहले मैंने टेंस लिखा, उसका थोड़ा सा परिचय भी दिया, एक्टिव वॉइस में किन किन हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग होता है और पैसिव वॉइस में किन किन हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग होता है, वो मैंने आपके सामने एक चार्ट रखने का, बनाकर देने का प्रयास यहाँ पर किया है। तो इसको भी जब आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, जो हमेशा आपके क्या काम आएगा। ये देखिए, ये पूरा चार्ट आपके सामने है, ठीक है, दिख रहा है ना, क्लियर। तो इस प्रकार से बच्चों, ये पैसिव वॉइस का जो रिवीजन मैंने आपके हित के लिए शुरू किया है, इसको टेंस संबंधी पैसिव वॉइस की जितनी बातें मेरे दिमाग में थी वो सब मैंने फुल ऑपरेशन कर दिया है। मजे से पढ़िए, पैसिव वॉइस का फुल ऑपरेशन, पूरा ऑपरेशन
ऑपरेशन कर दीजिए, इसका जितनी शल्य चिकित्सा है सब कर डालेंगे। हर चीज को देखिए, समझिए, बनाइए। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर अधूरा रह जाएगा मामला, फिर ठीक ठाक नहीं होगा आपका। इसलिए आग्रह यही है कि जो जानकारी मैंने आपको दी है उस जानकारी को आप एक्सेप्ट करिए, स्वीकार करिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, जो लिखित दस्तावेज के रूप में हमेशा आपके साथ रहेगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि निश्चित रूप से आप मेरी बातों को आपने ध्यान से सुना होगा, उसको समझने का प्रयास आप करेंगे और आगे हमेशा अपने काम में लाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के जो वाक्य होते हैं उनको हम पैसिव वॉइस में किस प्रकार से बदलेंगे, उस वीडियो में उसी की चर्चा हम करेंगे। तब तक के लिए अलविदा।